बट ये 4 मिनट्स एवरेज व्यू नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। तो क्या ऐसे बहुत से लोग हैं जो वीडियोस देखना शुरू करते हैं फिर बंद कर देते हैं? तो मैं कुछ जानना चाहता हूँ, तो कुछ लोग जो लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, जो पूरी वीडियोस देखते हैं, कृपया करके कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं कि आप पूरी वीडियोस देख रहे हो। जो लोग कमेंट करना नहीं पसंद करते हैं वो भी बताएं, मुझे थोड़ा आइडिया तो लगे। ठीक है सर, बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बंगाल ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट से। I haven't heard about the banks and stable अरे यार, ये सारे बैंक्स RBI रेगुलेटेड बैंक्स हैं। इन सारे बैंक्स पे शुरुआत करते हैं। परेशान हो गया, लग रहा है खरीदना ही पड़ेगा। आप लोग मदद करिए गाइस। बात किया, देखिए बंगाल जो सूबा था YouTube का ऐड मुगल स्किप एम्पायर के करता हूँ। अंदर, और ये प्रोविंस बहुत बड़ी प्रोविंस थी, क्योंकि आप देख सकते हैं बंगाल तो इसमें था ही, आज का जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वो भी इसमें था, उड़ीसा का इलाका, आज का जो प्रेजेंट डे उड़ीसा का स्टेट है वो भी इसमें था, और बिहार का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बंगाल प्रोविंस में था। तो आप देख सकते हैं इस मैप में कि ये बंगाल प्रोविंस काफी बड़ी प्रोविंस थी दोस्तों। ठीक है, तो जो नवाब था, जो सूबादार था मुगल एम्पायर का, जो कि यहाँ पे राज करता था, उसके अंडर में पूरे बंगाल का, जो आज का वेस्ट बंगाल है, पूरे बांग्लादेश का ऑलमोस्ट पूरा बिहार और उड़ीसा उसके कब्जे में था। और आप देखोगे दोस्तों कि जो बाहर की कंट्रीज में, खासकर यूरोप में, जो एक्सपोर्ट जाते थे बंगाल से, उसमें बहुत सी चीजें थी। तो सॉल्ट पेट्रे था, चावल था, नील की खेती होती थी, इंडिगो था, काली मिर्च थी, पेपर था, चीनी, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, हमेशा से ही बंगाल से ये चीजें बाहर जाती रही थी। तो बंगाल एक्चुअली में काफी रिच प्रोविंस था। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में घुसेगी, शुरुआत से ही उसका जो फोकस रहेगा वो बंगाल की तरफ रहेगा। क्यों? क्योंकि यूरोप में जो ट्रेड आता था इंडिया से, 60% आपका जो ब्रिटेन के अंदर इंपोर्ट आता था फ्रॉम एशिया, 60% ऑफ दैट वाज कमिंग फ्रॉम बंगाल। तो ब्रिटेन के अंदर और ऑलमोस्ट पूरे यूरोप के अंदर एशिया से जितना एक्सपोर्ट आ रहा था उसका 60% आपका बंगाल से आ रहा था। तो ब्रिटेन की जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में घुसेगी, उसकी शुरुआत से ही नजर थी बंगाल पे, क्योंकि बंगाल पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ भी बंगाल से एक्सपोर्ट हो रहा था वो बंगाल में ही बन रहा था। हो सकता है वो अवध में बन रहा हो सकता है प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश वाले इलाके में बन रहा हो, कहीं भी हो सकता है बन रहा हो, बट ऑब्वियस सी बात है वो एक्सपोर्ट तो पोर्ट से होगा ना, तो बंगाल की तरफ जाएगा। तो ओवरऑल 60% ऑफ द इंपोर्ट जो कि ब्रिटेन में घुस रहे थे, ज्यादातर यूरोप में घुस रहे थे, वो ओरिजिनेट कहां से हो रहे थे? बंगाल से। इसलिए शुरुआत से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मन था कि बंगाल पे थोड़ा कब्जा जमाया जाए। अब देखिए 1630s तक आते आते आप देखेंगे कि ब्रिटेन ने बंगाल में बहुत सी जगहों पे अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप किया। तो बालासोर में फैक्ट्री सेटअप हुई, हुगली में फैक्ट्री सेटअप हुई, कासिम बाजार में फैक्ट्री सेटअप हुई, पटना बिहार में था वहां फैक्ट्री सेटअप हुई, ढक्का जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश में, जिसको ढाका भी बोलते हैं, बांग्लादेश की कैपिटल है, वहां पे भी फैक्ट्री सेटअप हुई। आप देखोगे 1690 आते आते दोस्तों बंगाल का जो प्रोविंस था वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेटलमेंट ऑलरेडी बन चुका था। ओके, आप कह सकते हैं, देखिए पूरा जो अंग्रेजों का राज रहा है इंडिया में दोस्तों, उनकी जो सबसे पहली कैपिटल रही है ना वो बंगाल रही है। बंगाल के बाद मद्रास और बॉम्बे की प्रोविंस रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, चलाने जिनको नहीं आता फिर। और 1690 तक आते आते बंगाल के पूरे ट्रेड पे ऑलमोस्ट अंग्रेजों का कब्जा था। अब 1690 पे राज किसका था? मुगल एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब एक ताकतवर राजा था, औरंगजेब से सीधा सीधा पंगा ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नहीं ले सकते थे, इसलिए वो अंग्रेज औरंगजेब को समय समय पे पैसा भेजते थे। कितना पैसा भेजते थे? तो सालाना मुगल एम्परर के पास 3000 रुपए जाते थे। 3000 वो समवेयर अराउंड 350 पाउंड। आप देखिए 350 पाउंड ये मुगल एम्परर के पास भेज रहे हैं सालाना, कमा कितना रहे हैं दोस्तों? देखिए एक्सपोर्ट जो था बंगाल से, सालाना जो कंपनी का एक्सपोर्ट था बंगाल से वो था 50,000 पाउंड। 50,000 पाउंड वॉज द सालाना एक्सपोर्ट, और उन्होंने ये टैक्स कितना पे किया? टैक्स पे किया 350 पाउंड। 1% भी पूरे ट्रेड का उन्होंने टैक्स पे नहीं किया। हालांकि अब ऑब्वियस सी बात है, टैक्स तो देखिए प्रॉफिट पे होता है। 50,000 पाउंड का पूरा ट्रेड था, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट थोड़े कम का रहा होगा, वो एक बात की बात है। फिर आप देखेंगे 1700 में मुर्शीद कुली खान दीवान बनेगा बंगाल का। अभी भी दोस्तों जो मुगल एम्परर है वो औरंगजेब है, लेकिन 1700 तक आते आते औरंगजेब की ताकत थोड़ी कम होने लगेगी, क्योंकि औरंगजेब के जो इतना बड़ा अंपायर था उसकी डिविजिव पॉलिसी के चलते बहुत जगहों पे औरंगजेब के खिलाफ एक तरीके का रेवोल्यूशन छिड़ जाएगा। लेकिन
बंगाल में राज कौन कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ औरंगजेब? कौन दीवान था बंगाल का? वो था मुर्शीद कुली खान, वो दीवान था। मुर्शीद कुली खान आप देखोगे जब तक उसकी डेथ होगी 1727 में, तब तक वो एक स्ट्रॉन्ग हैंड की तरह रूल करेगा। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद ही मुर्शीद कुली खान का कंट्रोल रहेगा बंगाल प्रोविंस पे। 1727 में आप देखोगे इस मुर्शीद कुली खान की हो जाएगी मृत्यु। दोस्तों ये बैठे हैं मुर्शीद कुली खान। तो ये 1700 में दीवान लगे बंगाल के, ठीक है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, आप बाद में देखेंगे ये जो अलग अलग जो दीवान थे अपनी पावर्स को कंसोलिडेट करने लगेंगे। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल पे राज किया कब तक? 1727 तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। 1727 में उसके बाद जो उसका दामाद था, जो उसके सन इन लॉ था, वो गद्दी पे बैठेगा, जिसका नाम था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन राज करेगा 1739 तक। ओके, 1739 के बाद दोस्तों आप देखोगे एक साल के लिए गद्दी पे कौन बैठेगा? 1739 के बाद एक साल के लिए गद्दी मुर्शीद पे कुली बैठेगा खान और सुजाउद्दीन सरफराज खान। ठीक, फिर सरफराज खान। Max Life Insurance is now Axis Max Life Insurance. अब है डबल